बंद होने की वजह से कुलसूम परवीन को उसूली तौर पर हासिल पति जो कहना था कि उन्हें वोट देना चाहिए। अब देखते हैं कि आज के जो बैलेट हैं उसमें अगर अपोजिशन के 64 से कम वोट निकलते हैं तो फिर उसमें कितने वोट मशकूक होते हैं ये देखना पड़ेगा। तब सीक्रेट बैलेटिंग में कुछ कहना, वक्त से पहले कुछ कहना जो है वो मुमकिन नहीं होता कि किसने डिफेक्शन की है किसने नहीं की। कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या रिजल्ट सामने आएगा, कौन है जो इस तरफ होगा और कौन है जो उस तरफ होगा, क्योंकि हमने देखा हुकूमत की जानिब से बहुत से अपोजिशन के सेनेटर्स को भी अप्रोच करने की कोशिश की गई ताकि वो उनका साथ दें। नाज़रीन को बताएं, इस्लामाबाद में हुकूमती सेनेटर्स का इजलास जारी है और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी समेत हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स इस इजलास में शरीक हैं। इजलास में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत ने हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे खलील राव से। जी खलील राव, क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी? जी बिल्कुल, जैसा कि वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद का टेम्परेचर बड़ा कूल है, बड़ा मौसम ठंडा है, लेकिन सियासी पॉलिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो वो बहुत इस वक्त हाई है। अहम सतह इजलास हैं, उनकी सदारत हो रही है दोनों ईवानों में। पार्लियामेंट हाउस में भी इस तरफ अपोजिशन सर जोड़ के बैठ चुकी है और इस तरफ जो है इस वक्त हम मौजूद हैं KP के हाउस में, जहाँ पे हुकूमती मशीनरी जो है तमाम यहाँ पे मौजूद है। इसमें स्पीकर कौमी असम्बली वो इस इजलास में शामिल हैं और इसके साथ साथ हुकूमती वज़रा हैं, परवेज़ खट्टक वज़ीर दिफा वो इस इजलास में शरीक हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के जो सेनेटर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और आपसे कुछ देर पहले सादिक सुंजरानी साहब खुद यहाँ पे आए हैं, वो भी इस इजलास का हिस्सा हैं। आज ये फैसला होगा कि कौन बनेगा नया चेयरमैन सेनेट, सादिक सुंजरानी या हासिल बजंजो, इस बात का भी तय किया जाएगा। लेकिन इस वक्त हुकूमती सतह पे जो इजलास जारी है इसमें इस बात का इरादा किया जा रहा है कि कैसे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो तहरीक एतमाद है अपोजिशन की जानिब से उसको कैसे काउंटर किया जाए और कैसे अपने नंबर गेम पूरे किए जाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो हुकूमत है उसके पास जो तादाद कम है, अपोजिशन के पास बहुत ज़्यादा तादाद है। लेकिन अब इन्होंने जो राब्ते किए थे, जो टॉस दिया गया था, शबली फराज खुद जो ईवाने हाउस लीडर ऑफ द हाउस हैं इसके सेनेट में, उन्होंने खुद राब्ते किए हैं बज़ात, जिन पे तनकीद भी की गई मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। उस हवाले से इंडिविजुअली भी जो अपोजिशन के सेनेटर्स हैं उनसे राब्ते करने की कोशिश की गई और जिसमें तमाम जो पेश रफ्त है उसका अहवाल इस इजलास में होगा। गुज़श्ता रोज़ भी कल जब बिलावल भुट्टो जरदारी से मैंने सवाल किया कि क्या आप डिमांड करेंगे कि सादिक सुंजरानी साहब जो है वो रिज़ाइन दें, उन्होंने कहा कि बेहतर होगा वो रिज़ाइन दें, अदरवाइज़ कल वो खुद जो है उनके खिलाफ फैसला आ जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब एक सुंजरानी है वो भी अभी तक डटे हुए हैं। अच्छा खलील राव, सूरत हाल कुछ इस तरह से नजर आ रही है कि अगर देखा जाए नंबर्स में तो अपोजिशन बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन दूसरी जानिब जब हम शबली फराज साहब की जो स्टेटमेंट्स देख रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है अंदर ऐसा क्या हो गया है कि हम देख रहे हैं हुकूमत नंबर्स कम होने के बावजूद इतनी कॉन्फिडेंट है? देखिए, सेनेट के जब भी इजलास रहे हैं हिस्ट्री उठा के देख लें, यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग होती है। वो इससे पहले जब भी कोई चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का बड़ी तादाद में ये रिपोर्ट्स हुए, वाक़ई हो चुके हैं रिपोर्ट्स कि करोड़ों रुपए बैग चलते हैं, बड़े बड़े प्लॉट चलते हैं, ख़रीदा जाता है सेनेटर्स को। लेकिन इससे कबल जब सादिक सुंजरानी साहब इलेक्ट हुए थे, कल उन्होंने खुद ये कहा कि हमारी तादाद कम थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तादाद कम थी, आसिफ अली जरदारी ने उनका साथ दिया। तो आज जो है आज फिर वही सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब ये देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जो है करवट लेगी। क्या इस दफ़ा कोई हॉर्स ट्रेडिंग की जाएगी, मेंबरान को तोड़ा जाएगा, इसका फैसला आज होगा। दूसरी जानब हुकूमती जो वज़रा हैं, हुकूमत चेयरमैन सादिक सुंजरानी खुद बड़े उनका बॉडी लैंग्वेज देखें तो बड़े कमिटेड हैं और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि जो है वो ही इलेक्ट होंगे। बारहा उनके वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आप देखिएगा, आप नताइज देखिएगा। अब ये समझ नहीं आ रही कि जो नताइज होंगे ये उनको कैसे तोड़ा जाएगा इनकी इतनी बड़ी तादाद में। इनके बड़ी मुश्किल से 39 से 40 मेंबर्स हैं इनके साथ जो हुकूमती मशीनरी के साथ हैं, जबकि अपोजिशन के साथ 65 मेंबर्स हैं। अब हाउस ट्रेडिंग भी अगर की जाए तो कितने मेंबर्स को तोड़ा जाएगा, ये सवालिया निशान है। आज भी सेनेटर कुलसूम परवीन उन्होंने कुछ राब्ते किए थे, उनसे भी कुछ राब्ते किए गए थे हुकूमती सेनेटर्स की जानिब से, हुकूमती हुकाम की जानिब से, उस हवाले से भी, और कुछ और सेनेटर्स हैं उनसे इंडिविजुअली राब्ते किए गए थे। गुज़श्ता रोज़ जो सेनेट में कायदे ईवान है शबली फराज, उनसे हमारी 1-on-1 मुलाकात हुई। उनसे ये पूछा कैसे आप तोड़ेंगे लोगों को, इतनी बड़ी तादाद कम है आपके पास। उन्होंने यही कहा कि हम इंडिविजुअली भी राब्ते कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेनेटर्स जो अपोजिशन के सेनेटर्स हमारे साथ राब्ते में हैं और इंडिविजुअली आप देखेंगे कि कल नताइज
नतائज जो होंगे वो हमारे हक में आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है, अब देखना होगा कि ठीक है, सूरत हाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। खलील राव, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस पर तजिया लेने के लिए हमारे सीनियर आई हमें ज्वाइन किया है अस्मा शिराजी ने, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अस्मा से की जानिब जाएंगे। अस्मा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, वो इसलिए कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। क्या देख रही है सूरत हाल, किस तरफ जाएगी, क्या करवट लेगी ये सूरत हाल, क्योंकि अपोजिशन तो ये कह रही है कि जीत हमारी होगी। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है वो इस वजह से कि नंबर जो है वो अपोजिशन कैसी है हमारे पास भी है। और अभी मैं सुन रही थी शिबली फराज साहब को, वो ये फरमा रहे हैं कि 55 से 60 के करीब उनके पास भी वोट्स मौजूद हैं। तो ये एक जाहिर है कि एक कंफ्यूजन बढ़ा देने वाली बात है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ तो गवर्नमेंट क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपोजिशन को देखें तो उनके जो 63 का नंबर है वो पूरा है। इसाकदार साहब ने तो वोट ही नहीं लिया था जब से वो सेनेटर बने, और चौधरी रणवीर साहब मुल्क से बाहर हैं, तो 2 वोट तो उनके ऐसे नहीं है। तो अब देखना यही है कि 63 वोट ये पूरे लेते हैं, वो जो है वो 37-38 वोट उनके हैं वो पूरे लेते हैं, उससे ज्यादा लेते हैं तकरीबन 11-12, क्योंकि 53 का नंबर चाहिए चेयरमैन सेनेट को ताकि वो फतह याब हो सके या कामयाब हो सके। तो अब वो नंबर कैसे गवर्नमेंट पूरा करेगी, क्योंकि 11-12 और इससे ज्यादा के जो सेनेटर्स को क्लेम कर लेना, आया उनसे बातचीत हुई है, आया उनको पता है उनकी कंसेंट का, या जैसे हॉर्स ट्रेडिंग की बातें हो रही हैं, वही कह रहे हैं तो हुआ है। तो ये अभी तो फिर सीक्रेट बैलेट है, इसलिए ये देखना बहुत जरूरी होगा कि क्या वाकई अपोजिशन का क्लेम दुरुस्त है या हुकूमत का क्लेम दुरुस्त है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगहों पे ये दावा कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। जो हमारी इत्तलात है वो ये हैं कि अपोजिशन का जो नंबर है वो काफी हद तक मुकम्मल है और वो 53 से ज्यादा का है। अब वो कितना होता है तो ज़ाहिर है हमें भी उसकी काउंटिंग जो है उसके बाद ही पता चलेगा, मगर अगर ऐसा है तो फिर हुकूमत की जो वजह है वो समझ में नहीं आती। और हमारी इत्तलात ये कि संजरानी साहब जो है उन्होंने बहुत पहले गवर्नमेंट को कह दिया था कि उनके पास नंबर नहीं है और पीपल्स पार्टी जो उनके साथ अब नहीं रही तो वो इस्तीफा देने को तैयार है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनको कहा गया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द रिकॉर्ड भी कहा कि आप घबराए मत और हम आपके साथ हैं और आपको डिफीट नहीं होने देंगे। अब वो कैसे, किस कॉन्फिडेंस की बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा, क्योंकि तारीख में ये पहला चेयरमैन होंगे जो कि अगर रिमूव होते हैं तो ये उनका रिमूवल तारीख का पहला चेयरमैन का होगा और वो इस हजीमत से, इस शर्मिंदगी से ज़ाहिर है कि बचना चाहते हैं। और सादिक संजरानी साहब जो है वो कोशिशें भी कर रहे हैं, लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है, लेकिन वो खुद इतने ज्यादा पुरुमीद नहीं है जितने शिबली फराज साहब पुरुमीद हैं या जितने जो हुकूमती सेनेटर्स हैं वो इस बारे में पुरुमीद है। तो इंटरेस्टिंग है ये देखना, ये तारीख बन रही है क्योंकि जिस तरह से संजरानी साहब का इलेक्शन हुआ था और अब जिस तरह से उनका रिमूवल हो सकता है, ये दोनों ही चीजें तारीख में जो है वो रकम होंगी। और जो हमारी इत्तलात हैं वो यही है कि अब अपोजिशन आजकल का जो उनका इशाइया था उसके अंदर भी नंबर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इवन जो जिनसे सेनेटर से राब्ता हो रहा था हुकूमत का वो भी कल के जो इजलास है उसके अंदर मौजूद थे। लेकिन चूंकि ये खुफिया बैलेट है तो कुछ भी हो सकता है, आखिरी वक्त तक गेम जो है वो बदल सकती है। आपसे थोड़ी देर पहले सुना चेयरमैन सेनेट कहीं गए हैं, वो यहाँ पे नहीं वो थे, मौजूद थे सेनेट के अंदर, लेकिन अब वो कहीं गए हैं। अब देखना यही है कि वापसी पे उनके तासुरात क्या होते हैं, अगर वो कहीं अहम जगह पे मुलाकात करने गए हैं या उनकी अपने साथियों से कोई मुलाकात है या उनको कोई मतलब उनको कोई यकीन दहानी है, तो जाहिर है कि देखना जरूरी होगा इलेक्शन से पहले ही कि क्या होता है। हमारी इत्तलात ये भी आ रही थी और ये इस्लामाबाद के अंदर खबर गर्म है कि चेयरमैन सेनेट जो मौजूदा हैं वो कोई अहम फैसला भी ले सकते हैं, इवन काउंसिल से पहले भी। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि पार्लियामेंट की राहदारियों के अंदर तो जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है उसके अंदर सबसे ज्यादा डिस्कशन ये है कि नंबर गेम, और दूसरी बात ये है कि अपोजिशन ने जिस इत्तेहाद का अब तक मुजाहरा किया है ये शायद पहले देखने को नहीं मिला। और जो ऐवान इक़्तिदार है उसके अंदर भी ये चीज परेशान कुन है कि जितने भी हरबे थे या चीजें थी वो कारगर साबित नहीं हो रही बकौल अपोजिशन के। तो अगर ऐसा है तो फिर इंतजार जरूरी है कि देखा जाए कि ये ऊंट किस करवट बैठता है और इस ऊंट को जाहिर है किसी ना किसी करवट बैठता है। सही, तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, पूरी सूरत हाल आपके सामने है। हम जिस तरीके से कह रहे हैं कि हुकूमत भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और हालांकि उसके पास अभी ज़ाहिरी तौर पर कोई नंबर्स मौजूद नहीं है, अंदरूने खाना अगर कहीं पे किसी किस्म से अप्रोच किया गया है लोगों को और वहां से यकीन दहानी कराई गई है, तो आपको नहीं लगता कि ये हॉर्स ट्रेडिंग के जुमरे में आता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा है कि नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं मुमकिन हो सकेगी।
देखिए, जो बात आपने कही है अगर सामने रखा जाए तो अभी जो थोड़ी देर पहले ब्रंच हुआ था उसके बारे में एक आध का तो फिगर का फ़र्क है, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की जो है इतला मुख्तलिफ है, लेकिन सबका ये कहना है कि 61 थे, कुछ लोगों का कहना है 63 अरकान शरीक थे अपोजिशन के। तो अगर 63 शरीक हैं और उसमें चौधरी तनवीर साहब नहीं हैं, साग डार साहब तो खैर हल्फ नहीं उठा सके थे, और इसके अलावा जमात इस्लामी के 2 सेनेटर जो हैं वो तो न्यूट्रल हैं, वो इसमें शामिल नहीं हैं। तो अगर 63 या 64 भी हैं या फ़र्ज़ कर लें 60 भी हैं और उन्होंने शिरकत की है ब्रंच में, तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन के पास जो 53 का फिगर है जिसको क्रॉस करना है हर हाल में, उससे 7-8 मेंबर ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कागज़ पर न्यूमेरिकली तो अपोजिशन जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जबकि जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास 36 के करीब कहा जा रहा है। अब ये जो आपने बात की कि हॉर्स ट्रेडिंग वाली, जाहिर है नरम से नरम अल्फाज में अगर हुकूमत ने अपोजिशन की इस मूव को नाकाम बनाया तो वो जाहिर है यही होगा कि कोई सौदा हुआ है, कोई हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, कोई दबाव आया है, किसी को किसी वजह से किसी को उसका वोट खरीदा गया है। खरीदने से मुराद ये नहीं कि पैसे दिए जाते हैं, मतलब किसी न किसी वजह से किसी जो रुकने सेनेट है उसको अपना हक जो है हक रायशुमारी उसके इस्तेमाल करने से अगर रोका जाए या वो न्यूट्रल हो जाए या वो ईवान में ना जाए या वहाँ जाकर किसी टेक्निकलिटी का सहारा लेकर उसका वोट कास्ट ना हो, तो फिर जाहिर है वो सारे तरीक़ेकार जो हैं वो दबाव या हॉर्स ट्रेडिंग के ज़ुमरे में आते हैं। आधा घंटा बाकी है, तकरीबन आधा पौना घंटा देख इसके बाद पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। लेकिन गुज़श्ता 2 दिन में मसलसल, यानी कल जो दोपहर का ज़ोहराना था उसमें भी 60 से ज़्यादा सेनेटर शरीक थे। कल रात का जो शाइया था जिसमें तमाम अपोजिशन क़यादत जो थी वो शरीक थी, वहाँ भी 60 से ज़्यादा अरकान शरीक थे। और अभी फिर एक मरतबा जो पहले थोड़ी देर पहले जो ब्रांच हुआ है वहाँ अब इस हद तक तो ये बात क्लियर है कि अपोजिशन के पास बहुत वाज़ेह मेजॉरिटी है। अब उस बैंक्वेट हाल से या जहाँ भी अपोजिशन के अरकान बैठे हैं, इकट्ठे होकर बैठे होंगे, हॉल में जाने के बाद जो सेनेट का हॉल है वहाँ जहाँ जाके वोटिंग होनी है उसके अंदर जाने के बाद और रायशुमारी तक और रायशुमारी के बाद जो कि सीक्रेट बैलेटिंग है, इस दौरान कुछ होता है तो फिर ज़ाहिर वो भी एक तारीख होगी, पता चल जाएगा कि क्यों किस बुनियाद पर किसने वोट डाला या किसने वोट नहीं डाला। तो अभी तक तो अपोजिशन जो है कामयाब नजर आती है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है हुकूमत का, हुकूमती इत्तेहाद का, तो हमारी इतलात ये हैं, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, राव खलील साहब, आपने उनसे बात भी की है। KPK हाउस में जो हुकूमती इत्तेहाद है उनका इजलास हो रहा है, उसमें परवेज़ खटक साहब भी हैं, उसमें शिबली साहब भी हैं, और हमारी इतलात यही है कि चेयरमैन सेनेट जो है इस वक्त सादिक संजरानी साहब वो भी उसी इजलास में मौजूद हैं। अच्छा। अब वहाँ उनका क्या लाएमल तैयार होता है, क्या स्ट्रेटजी बनती है, और जब वो वापस आएंगे तो उनके पास क्या खबर होगी, उनके पास क्या कीमतें मिली होगी, ये इसका इजहार भी थोड़ी देर में हो जाएगा। लेकिन बार बार एक ही बात जो है कहने की है कि इस वक्त तक जो नंबर गेम्स हैं, नंबर कागज़ पर बिल्कुल वाजे हैं, उसके मुताबिक जो है अपोजिशन का पलड़ा भारी नजर आता है। अब इस भारी पलड़े का नतीजा क्या निकलता है एंड ऑफ द डे जब रायशुमारी होती है, फिर क्या होगा? ज़ाहिर है जो कुछ भी होगा आज पाकिस्तान में एक तारीख लिखी जाएगी। अगर अपोजिशन कामयाब होती है तो ये भी तारीख होगी, अगर अपोजिशन अक्सरियत होने के बावजूद कामयाब नहीं होती तो ये भी ज़ाहिर एक तारीख होगी और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों ही सूरतों में बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनेगी। बिल्कुल तारिक चौधरी आप हमारे साथ रहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन कामयाब होती है तो ये भी हिस्ट्री बनेगी और अगर नहीं होती है तो भी हिस्ट्री बनती है, क्योंकि सूरत हाल जो है वो ज़्यादा वाज़ेह है, न्यूमेरिकली। खलील राव ने हमें ज्वाइन किया है, खलील राव से मजीद भी तफसीलात जानते हैं और क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। खलील, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमती मशीनरी पूरी मौजूद है। एक आला सतह इजलास है जिसमें तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें, उनके जो अरकान सेनेट हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ खुद स्पीकर कौमी असम्बली वो यहाँ पे इस इजलास में मौजूद, सादिक संजरानी खुद यहाँ पे मौजूद है, वज़रा यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको टास्क सौंपा गया था वो भी आज के इजलास में यहाँ पे मौजूद हैं और वो ब्रीफिंग दी जा रही है आला सतह कि कैसे इस जो तहरीक अदम एतमाद है इसको कैसे काउंटर करेंगे, कैसे वोट कास्ट किया जाएगा, और इस हवाले से जिन से रब्ते किए गए हैं उनका अहवाल भी इसी आज के आम इजलास में जो है वो भी बताया जा रहा है, क्योंकि ये आज पहला इजलास है हुकूमत का। इससे पहले अगर देखें अपोजिशन के जुराने भी हुए हैं, हासिल बुज़ंजो ने खुद एक इशाया दिया है, इससे पहले जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल इशाया दिया है, शहरी रहमान ने एक डिनर दिया था जिसमें तमाम अपोजिशन अरकान जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन देखा जाए तो आज बड़ा ये हुकूमत का एक गठजोड़ है जिसमें आम फैसले किए जा रहे हैं और ये भी डिसाइड किए जा रहे हैं यहाँ से एक साथ ही इकट्ठे सेनेट में जाएंगे और वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी हुकूमती सतह पे, ये तमाम चीज़ें आज के इजलास का हिस्सा हैं।
जी। सही, खलील राव हमारे साथ मौजूद है। आसमा, हम सूरत हाल जो देख रहे हैं, हुकूमत की जानिब से इतना ज्यादा होमवर्क नहीं किया गया जितना ओपोजिशन की जानिब से किया गया। हमने देखा कल से जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई, जोहराना, फिर इशाइया और आज सुबह का ब्रंच भी, यानी कि तमाम सूरत हाल में तमाम जो ओपोजिशन के सेनेटर्स हैं उन सबको इंगेज रखा गया कि कोई इधर उधर ना हो जाए, यानी कि स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। बिल्कुल, ये काफी आपने दिलचस्प सवाल किया है। मैं अभी देख रही थी कि शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने अपने जो अरकान हैं उनको ये हिदायत की है कि वो ब्रंच कर लें ताकि उनको लंच के लिए बाहर ना जाना पड़े। यानी इस हद तक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं अपने अपने लोगों को और अपने जो सेनेटर्स हैं उनको। दूसरी तरफ हमने देखा है कि शहरी रहमान खास करके और जो अपोजिशन के पीपल्स पार्टी के दीगर सेनेटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो तैयार नज़र आते हैं और सब उनके साथ राब्ते में हैं। तमाम के तमाम सेनेटर्स, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है बगैर पूछे बाहर। तो एक काफ़ी डिसिप्लिन्ड जो अपोजिशन है वो हमें देखने को मिल रही है। और सिर्फ ये नहीं, कल जो राहबर कमेटी का इजलास हुआ है उसमें बड़ी दिलचस्प मालूमात जो है वो हमें सुनने को मिली है, इत्तलात है, क्योंकि अपोजिशन शायद इस नतीजे पे पहुंच रही है कि अगर आज उनको कामयाबी होती है और उनका नंबर नहीं टूटता किसी भी सूरत, तो फिर उनका अगला जो लाया अमल होगा वो क्या हो सकता है। और उसके अंदर जो है वो कौमी असम्बली के अंदर भी मेरा ख्याल है इसके बाद कोई हिलजुल करने का उनका इरादा है, जो हमें इत्तलात मिल रही हैं। और अगर ऐसा होता है कि कौमी असम्बली में स्पीकर के खिलाफ पहले मरहले में और दूसरे मरहले में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई इस तरह की तहरीक अदम एतमाद आती है तो अपोजिशन उसके लिए तैयारियां उसने शुरू कर दी। और आपको याद होगा कि कल उर्दू न्यूज़ में एक इंटरव्यू दिया है जनाब परवेज इलाही साहब ने, पंजाब के जो स्पीकर हैं, बल्कि उनका बड़ा एक पॉलिटिकल किरदार भी है, पॉलिटिकल शख्सियत है वो पंजाब की। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, गो कि वो उसका वफाक की सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब के जो 11 या 12 लोग पीटीआई में आने के लिए तैयार थे या उनके साथ राब्ते में थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो अब वापस चले गए हैं, वो पीएमएल के अंदर वापस चले गए। तो अगर उनकी इस गुफ्तगू को और इस इंटरव्यू को मनोइन तस्लीम किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी अहम इशारा है जो कि पंजाब की हद तक जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर नजर आ रहा है। सही। बाकी जो इस वक्त वफाक के अंदर है ये बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन है। वफाक के अंदर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के पास केपीके के अंदर जब सेनेट इलेक्शन था उनके पास नंबर नहीं था, मगर उन्होंने 2 सीटें वहाँ से, खास करके एक सीट तो निकाली वहाँ पे। और आपको याद होगा उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी कि उनके तकरीबन 20 के करीब, एक बहुत बड़ा नंबर है जिन्होंने के मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी को जो है वोट किया था। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल उस हिसाब से भी, अगर बिल्कुल रिसेंट पास्ट में देखें कि पीटीआई के लोग टूटे थे, अगर आज अपोजिशन के लोग टूटते हैं और एक बड़ा नंबर टूटता है तो नेचुरली ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी अपोजिशन के लिए भी। और अगर हुकूमत के लोग टूट के इधर आते हैं, यानी इनको भी अगर 63 से जो अपोजिशन क्लेम कर रही है ज्यादा वोट मिलते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हुकूमती सेनेटर्स जो है उन्होंने भी किसी ने यहाँ पे वोट किया है, क्योंकि जो कल या परसों की जो मीटिंग्स हैं या उसमें कोई बहुत बड़ा नंबर हमें उस तरह से पूरा दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कि जो इन हाउस मीटिंग्स हुई हो उसमें हो, मगर जो अपेरेंट मीटिंग थी उनके अंदर हमें कोई बहुत बड़ा जो क्लेम कर रही है गवर्नमेंट वो हमें नंबर नजर नहीं आता। तो अब देखना यही है कि ये सूरत हाल जो है वो अपोजिशन और हुकूमत दोनों के पैमाने, और खास करके ये जो लोग ये कह रहे हैं, जैसे भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये तय करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मरकज की हुकूमत को या मरकज को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बहुत पड़ेगा, ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंज होगा अगर हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं लंच के हवाले से, इशाइये के हवाले से, तो अपोजिशन की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों को इंटैक्ट रखा जाए। तो अब देखना ये है कि इन तमाम चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और रिजल्ट क्या सामने आता है। अच्छा, इस्तकबालिये के दौरान सेनेटर कुलसूम परवीन से भी नाराज़गी का इजहार किया शहबाज शरीफ ने, उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? देखिए, कुलसूम परवीन साहिबा जो है वो 2002 में भी सेनेटर थी और उस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के साथ थी।
फिर वो मुख्तलिफ जो बीच के अदवार हैं उससे वो बहुत एक यानी जानी मानी शख्सियत हैं और बहुत पुरानी सेनेटर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, ख़ास करके ऐवान बाला की हैसियत से। तो उन्होंने जब मेरी उनसे खुद बात हुई थी, ये जब खबरें चली थी कि उन्होंने शायद ये कह दिया है कि वो वोट देंगे या जाम कमाल साहब के जो डिनर पे वो गई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर मुझे अगर कोई मेरे सूबे का चीफ मिनिस्टर इशाइये पे बुलाता है तो मैं उसमें जरूर जाऊंगी। और उन्होंने बहुत से नाम भी गिनवाए कि बहुत सारे नाम जो है उनके साथ हो सकते हैं, खास करके खवातीन भी थी, उन्होंने कहा कि वो भी उनके साथ थी। लेकिन अभी जाहिर है कि अपोजिशन के पास इत्तला है, एक पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उनकी इत्तला है पीपल्स पार्टी को कि अगर कोई ऐसा गड़बड़ हुआ तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये पहले से पीपल्स पार्टी को ये बात पता है। इसी तरह PMLN को जो उनके सेनेटर्स टूट के जा सकते हैं, उनको उनकी पहले से इत्तला है। इसके बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई कर सकते हैं। और जाहिर है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने वाकई उनको सबके सामने कहा है या उनको कहा है अपनी नाराजगी का या नाराजगी का इजहार किया है, तो ये एक पार्टी टिकट के ऊपर जो इलेक्ट होके आते हैं नेचुरली उनका क़यादत का ये हक होता है। बिल्कुल ठीक से कह रही हैं आप कि कुलसूम परवीन की जानिब से जो जस्टिफिकेशन दी गई है इस टाइम पे जितना नाजुक वक्त है, यानी कि अगर आपके जानने वाले या फिर आपके सूबे से ताल्लुक रखने वाला कोई आपको इनवाइट भी करता है तो इस टाइम पे जाना बहुत ज्यादा काउंट करता है। आसमा हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा नवीद अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है और खलील राव भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें अपडेट कर रहे हैं। जानिब से हिकमत अमली तय की जा रही है, इजलास वहां पर जारी है। हुकूमत की जानिब से इतना ज्यादा हमने देखा होमवर्क नहीं किया गया, लेकिन आज हुकूमत बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। अपने तमाम सेनेटर्स को बुलाकर इस वक्त इजलास का सिलसिला जारी है और हिकमत अमली तय की जा रही है जिसमें सादिक संजानी भी मौजूद हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए आज न्यूज़। खुसूसी ट्रांसमिशन में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद लाई गई और इसके बाद अब उनको उनकी सीट से हटाए जाने के हवाले से बातचीत हो रही है। और इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं तारिक चौधरी भी और हम तफसीलात ले रहे हैं, हमारे नुमाइंदे खलील राव भी हमारे साथ मौजूद हैं। खलील राव, आपसे जानना चाहेंगे, हुकूमती बैठक लगी हुई है, क्या कुछ तय पा रहा है, क्या हिकमत अमली है, अब तक क्या डिसाइड किया गया है, क्या खबरें आ रही हैं अंदर से? देखें, आला सतह का इजलास है आज और आखिरी इजलास है चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से कबल, वोटिंग से कबल जो है, काउंटिंग से कबल, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को भी तलब कर लिया गया है और वो भी इस इजलास में पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली आम शख्सियात हैं, जो हुकूमती वज़रा हैं काबीना में जो मौजूद हैं, उनको भी इस इजलास में मदऊ किया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज जो अपोजिशन है ये डिसाइड कर पाएगी कि क्या उनके पास नंबर ऑफ गेम पूरे हो चुके हैं या नहीं हो चुके और उनकी क्या डिसीजन होगा, उसमें क्या वो सरेंडर करेंगे या फिर भी डटकर मुकाबला करेंगे। ये सारी चीज़ें आज का इजलास का हिस्सा हैं। और इसके साथ साथ लंच का इत्माम भी किया गया है। तमाम जो हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के जो सेनेटर्स हैं यहाँ पे उनके लिए एक मखसूस किस्म का लंच है, वो भी उनको जो है सर्व किया जाएगा। इसके साथ साथ आम शख्सियात से भी इस हवाले से जो है उनका मशावरत की जाएगी। बलूचिस्तान से जैसे कि जाम कमाल हैं, वो बड़े मुतहर्रिक रहे हैं, बड़े एक्टिव रहे हैं, मुख्तलिफ आम शख्सियात से, हुकूमती शख्सियात से भी उनके राब्ते हुए हैं और जिसमें से जो अपोजिशन के जो सेनेटर्स हैं उनसे भी उनके राब्ते हुए हैं। देखते हैं वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान इस तमाम सूरत हाल में खासा एक्टिव है, क्योंकि पहला जो चेयरमैन सेनेट है वो भी बलूचिस्तान से है और जो अब नया जो जिसने अपोजिशन ने जिसको नॉमिनेट किया उसका ताल्लुक भी जनाब सेनेटर हासिल बजंजो, वो भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। अब देखते हैं कि बलूचिस्तान की आपस में एक बहुत बड़ी ये एक पहली मरतबा ऐसा हुआ कि दो कैंडिडेट जो जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो और उसमें एक की सपोर्ट अपोजिशन करे और दूसरी को सपोर्ट करे हुकूमत और इत्तेहादी जमातें। ये भी एक हिस्ट्री है, ये भी एक लिखा जाएगा। तहम जो भी होगा इसमें कुछ गुज़श्ता जो कुछ हुकूमती अरकान थे, कुछ अपोजिशन के अरकान थे, उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा था कि गुज़श्ता जो इंतखाब था चेयरमैन सेनेट का सादिक संजरानी को मुंतखब कराने के लिए, उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी
जो कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, उनका एक बड़ा किरदार रहा है। हो ये भी सकता है इस दफ़ा भी क्या आसिफ अली जरदारी अपना किरदार अदा कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। अब ये देखना होगा कि पीपल्स पार्टी इस पे क्या करती है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की हम बात करें तो बिलावल भुट्टो डटे हुए हैं, वो मिलकर अपने सीनेटर्स के साथ, पार्टी रहनुमाओं के साथ मिलकर इस इलेक्शन को वो जीतना चाहते हैं। अब देखते हैं कि कोई ऐसे सीनेटर्स कौन होंगे जो कि वोटिंग में जो है गद्दारी करेंगे और इसके साथ साथ जो अपना हक राय इस्तेमाल है कि वो अपनी पार्टी को देंगे या नहीं देंगे या गलत वोट कास्ट करेंगे। इसके साथ साथ कौन से ऐसे सीनेटर्स होंगे जो कि इस इजलास में शरीक नहीं होंगे वोटिंग के दौरान। ये सारी चीज़ें हैं, ये तय की जा रही हैं और ये दोनों तरफ ये चीज़ें तय की जा रही हैं। अगर हम हुकूमती बात करें तो यहाँ पे भी हुकूमत के जो लोग हैं वो भी आपस में बैठे हुए हैं मिलजुल कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अपडेट कर रहे हैं राव खलील। और देखना यह है कि आज सूरत हाल है क्योंकि दोनों ही जानिब से सर जोड़े जा रहे हैं और दोनों ही जानिब से कॉन्फिडेंस भी जाहिर किया जा रहा है। तारिक चौधरी से इस पर मजीद बात करेंगे। तारिक चौधरी, जिस तरीके से अभी राव खलील बता रहे हैं कि जाम कमाल भी वहाँ पर मौजूद है, तो इससे पहले भी जाम कमाल साहब भी कह चुके हैं कि ये सीक्रेट बैलेटिंग है, इसको तो लोगों पर छोड़ देना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि नतीजा क्या निकलता है। बहुत कॉन्फिडेंट है। देखिए, उनका जो कॉन्फिडेंस है उसकी क्या वजह है वो तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है ये सियासत है और सियासत में अगर आपके पास इत्मीनान ना हो, अगर आप अपना इत्मीनान ऑन कैमरा और पब्लिक के सामने शो ना करें तो फिर तो ज़ाहिर है जमात का और जो मुतल्लिका लोगों का मोराल डाउन हो जाया करता है। अब पॉलिटिशियन है, सारे घाघ पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन है, तो वो अपने चेहरे से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से तो कोई आखिरी दम तक भी शो नहीं होने देगा कि उसकी हाँ कहीं कमज़ोरी है या कोई ज़ोफ़ है। जाम कमाल साहब ज़ाहिर है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो किस तरह किन हालात में आम इंतखाबात से चंद रोज़ पहले बनी थी और फिर उसको जिस तरह कामयाबी हुई और उसके 8 सेनेटर मुंतखब हुए, तो ज़ाहिर है वो सारे उसके जो स्टेक होल्डर हैं वो तो अपने चेयरमैन को भी ओन करते हैं, अपने सेनेटर्स को भी ओन करते हैं और जो बीएपी के सेनेटर मुंतखब हुए थे उनमें से बहुत से सेनेटर हमारे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो भी अपने चेयरमैन के साथ खड़े हैं। तो जो हुकूमती इत्तेहाद है वो तो मुकम्मल तौर पर चेयरमैन सेनेट के साथ खड़ा है। कुछ देर पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो इस्तीफे की अफवाहें थी वो डेफिनेटली अफवाहें थी और जब ये अफवाहें फैली तो कल मैंने खुद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब से रब्ता किया था और उनसे गुफ्तगू हुई थी बाकायदा और उन्होंने बताया था कि मैं बिल्कुल डटकर पार्टी मेरे साथ है और मैं मुकाबला करूंगा। इसका मतलब ये है कि उनको अपने अलायंस का एतमाद तो हासिल है, लेकिन इशू ये नहीं है कि उनके पास उनकी हुकूमती पार्टी है या नहीं है और उनकी जमात उनके साथ या नहीं है। आज भी जो जाम कमाल साहब हैं थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिले हैं, फवाद चौधरी साहब से मिले हैं। ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस इत्तेहाद के सरबराह हैं और इस हुकूमती इत्तेहाद के और वो भी मॉनिटर कर रहे हैं। इशू ये है कि इस वक्त जो है ऑन पेपर एक बड़ी यूनिक और बड़ी पेक्युलर सिचुएशन है। वो सिचुएशन ये है कि हुकूमत के पास 36 वोट हैं और अपोजिशन के पास जो है वो 60 से ज़्यादा वोट हैं। ये एक रियलिटी है इस वक्त तक की जब हम बात कर रहे हैं। अब इस रियलिटी ने अगर कायम रहना है तो उसका सीधा 2-2 मंतकी नतीजा ये है कि अपोजिशन जीत जाएगी और हुकूमती का कैंडिडेट जो है वो हार जाएगा। अब ये एक लॉजिकल नतीजा। अब लेकिन सियासत में सारी चीज़ें लॉजिक से नहीं होती। सियासत में सारी चीज़ें कहते हैं कि 2+2 22 भी हो सकता है और 2+2 6 भी हो सकता है और 2+2 से कुछ माइनस भी हो सकता है। अब देखना ये है कि अगले आधे घंटे में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी ज़ाहिर पहले बन चुकी होगी, आखिरी मौके पर स्ट्रेटजी नहीं बना करती। ना कोई ऐसा होगा कि इस वक्त रास्ते में चलते चलते वो किसी के कान में बात कहेगा और उसका जो है मूड तब्दील हो जाएगा। जो कुछ भी है राब्ते हुए हैं, अगर किसी से कोई राब्ता हो गया है, अगर किसी ने वादा किया है, अगर किसी ने कोई इरादा किया है तो वो सारा कुछ तय हो चुका होगा। उसको एन मौके पर ज़ाहिर किया जाएगा। बिल्कुल जो चीज सामने आ रही है, आपने कहा कि बहुत पहले स्ट्रैटेजी बन चुकी होगी, ये ऑन टाइम नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन इससे पहले जब सादिक संजानी वाला इलेक्शन हुआ था उस टाइम भी हमने देखा था कि पीटीआई के अगर लोगों ने दिया था तो सबसे ज्यादा शोर उठा था पीटीआई की जानिब से ही कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, हमारे लोग खरीदे गए हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, पीटीआई की हुकूमत है, तो एक दफा फिर से उंगलियां नहीं उठेंगी? नहीं, एक तो ये है कि जब ये सादिक संजरानी साहब बने थे उस वक्त बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बीएपी का, पीटीआई का एक इत्तेहाद हुआ था सेनेट के इंतखाबात के लिए। उसी इत्तेहाद के नतीजे में सादिक संजरानी चेयरमैन बने थे और उसी इत्तेहाद के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला डिप्टी चेयरमैन बने थे। न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो अक्सरियत हासिल थी कि अपना डिप्टी चेयरमैन बना पाती और ना ही सादिक संजरानी साहब इस पोजीशन में थे कि वो चेयरमैन बन सकते। ये एक अलायंस था, एक अरेंजमेंट थी। अब वो अलायंस और अरेंजमेंट नहीं चली, एक साल के अंदर अंदर वो खत्म होकर रहेगी। अब देखना ये है कि यहाँ क्या होता है। इशू साफ जाहिर है कि अगर जो है हुकूमती पार्टी कामयाब हो जाती है तो उसका मतलब साफ जाहिर होगा
کہ کوئی ٹیمپٹیشن ہے, کوئی ترغیب ہے, کوئی دباؤ ہے. اور انگلیاں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر آج حکومت جو ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو وہ کامیاب تو ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد ایک ایسی نئی بحث شروع ہوگی جس میں یہ سوال اٹھیں گے کہ اگر کوئی اقلیت میں ہے, اگر اپوزیشن جو ہے, اگر حکومت ایوان بالا میں اقلیت میں ہے تو اس نے کن ہتھ کنڈوں, کن حربوں اور کس طریقہ کار کے مطابق اس نے دوسری پارٹی کے ووٹوں کو حاصل کیا. اب یہ ایک بحث ہوگی, ایک تاریخ ہوگی, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کل کے زمانے میں لانگ ڈیبیٹ ہوگی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں طارق چودھری کہ اس کے اوپر لانگ ڈیبیٹ ہوگی. اگر حکومت کی کامیابی ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی لگے گا کہ شاید ٹیمپٹیشن ہوگی, یہ سوالات اٹھیں گے. اچھا, اپوزیشن کی جانب سے جس طریقے سے نمبر آف گیمز پورے ہیں اوور آل اگر ہم دیکھیں تو یہ اپوزیشن کا پہلا جارحانہ قدم ہے. آگے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اگر اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, اگرچہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر آج اپوزیشن, ایک ہم فرض کر لیتے ہیں اگر آج اپوزیشن ناکام ہو جاتی ہے اور وہ اپنا چیئرمین منتخب نہیں کروا پاتی اور صادق سنجانی صاحب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی یا بکھر کر رہ جائے گی. یہ آج کا دن جو ہے ایک ایوان کے اندر ہے اور ایک مخصوص تعداد میں لوگوں نے ایک عمل میں حصہ لینا ہے, ایک رائے شماری میں حصہ لینا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آج جو ہے وہ اپوزیشن ناکام رہتی ہے تو پھر تو اس بات کو یہ بھی ایکسپوز ہو جائے گی کہ ان میں سے 3, 4, 5 کون لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کے حکم کے مطابق, اپنی پارٹی ڈسپلن کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ کون سی ممکنہ آپشن ہو سکتی ہیں. دیکھیے, دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ آسمان تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, آپ نے کہا جو ممکنہ آپشنز ہو سکتے ہیں, اس پر بریک کے بعد بھی بات کریں گے. طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, خلیل راؤ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. ناظرین کو ہم بات کر رہے ہیں, حکومتی اتحاد جو ہے وہ ابھی حکمت عملی تیار کر رہا ہے, جبکہ اپوزیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز سے کافی زیادہ ایکٹیو ہے. ابھی کیا صورتحال بنتی ہے, اسی پر بات ہو رہی ہے. 2 بجے کا وقت دیا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پر سینٹ کا اجلاس بھی شروع ہو جائے گا. خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. آج کے ساتھ رہیے. یہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے کم از کم 61 ووٹ آئیں گے. ان کی یہ توقع ہے کہ 61 ووٹ ان کے پاس یا 60 ووٹ ان کے پاس جو ہیں وہ تو ہیں. ابھی جو برنچ ہوا ہے جو شہباز شریف صاحب نے منعقد کیا, اس کے اندر 60 جو سینیٹرز تھے انہوں نے اس کو اٹینڈ کیا ہے. اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی, آپ کو میں بتاؤں, اسلام آباد کے اندر اپوزیشن کی طرف سے کھانے دیے گئے ہیں دوپہر کے, رات کے, اور ان کے اندر موجودگی جو رہی ہے وہ کم از کم 53 سینیٹرز کی رہی ہے. تو جب سب سے لو اٹینڈنس جو رہی ہے وہ 53 کی رہی ہے, اور 53 سینیٹرز جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہیں. کچھ ایسے سینیٹرز تھے جو ہماری بات چیت ہوئی اپوزیشن کے ساتھ, تو کچھ ایسے سینیٹرز تھے سوالیہ نشان تھا اور ان کا پتہ نہیں تھا کہ کس طرف وہ ووٹ ڈالیں گے. مگر سنا ہے کہ, اور ان میں سے 2 جو تھے ان کو اپروچ بھی کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اپوزیشن کے ساتھ ہی ہیں. ان میں سے ایک جو سینیٹر ہے وہ بلوچستان سے خاتون ہے, ان کے پر بھی ایک سوالیہ نشان تھا, تو وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ نہیں جی ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں. پھر ایک اور سینیٹر تھے, ان سے بھی یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں. تو اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ اب جب ووٹ ہوگا, چونکہ یہ ایک سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے, اس کے اندر کیا نمبر گیم نکلتی ہے. دیکھیے, یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ کیا آپ سینٹ چیئرمین کو گھر بھیجیں گے کہ نہیں, اس کے اندر یہ بات واضح ہو جائے گی جب یہ نمبر سامنے آئیں گے کہ کتنے سینیٹرز اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور کتنے سینیٹرز حکومت کے ساتھ ہیں. اور جو پاور پالیٹکس ہے وہ اس سے بڑی متاثر ہوگی, چونکہ اگر سینٹ کے اندر اپوزیشن بھاری پڑتی ہے تو پھر حکومت کے لیے یہ ایک امبیرسمنٹ ہوگی, ان کے لیے ایک سیٹ بیک ہوگا. مگر اگر اپوزیشن ناکامیاب ہو جاتی ہے تو ان کی جو ایک سیاست ہے, ایک کانفرنٹیشنل سیاست جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے, ان کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. بالکل منیزہ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اگر نمبرز دیکھے جائیں تو اپوزیشن بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے, لیکن جو صورتحال اگر اس کے برعکس آتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کمزور ہے, کیونکہ صرف یہاں نہیں, اوور آل سیاست میں پھر اس ٹائم پہ یہی نظر آئے گا. ابھی سینٹ میں اپوزیشن کو خود کو پروف کرنا ہوگا. اس پوری صورتحال کے بعد دوسری جانب جب حکومت کی جانب دیکھا جاتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں. حالانکہ نمبرز تو آپ کے سامنے ہیں, بظاہر تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس پورے نمبرز ہیں اور حکومت کے پاس نہیں ہے. سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ پھر حکومت اتنی زیادہ کانفیڈنٹ کیوں ہے؟
देखिए, हुकूमत से हमने ये सवाल किया था कि आप लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हैं, तो उन्होंने इसका गोल मोल ही जवाब दिया। कल फवाद चौधरी साहब मेरे प्रोग्राम के ऊपर मौजूद थे, फिर जो कुछ सेनेटर्स हैं हुकूमत के, उनसे भी हमारी बात होती गई है, तो उन्होंने ये हमेशा से कहा है कि एक खास ऐसा आप समझ लें असर रसूख रखने वाला एक इंटरेस्ट ग्रुप है जो कभी हारा नहीं सेनेट के अंदर, तो वो भारी पड़ेगा। मगर हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने दोनों तरफ से बातचीत की है, कि शायद उनका जो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए है, क्योंकि जो हमने ऑपोजिशन से बातचीत की है, और वो वाज़ेह हो जाता है जब आप खानों पे लोगों को बुलाते हैं तो अगर वो ना आए तो फिर कुछ शक व शुबाब पैदा होते हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताती चली जाऊं कि ऑपोजिशन के अंदर इन्होंने, और ये खबर आई थी जिसकी मुझे कॉन्फर्मेशन कहीं से नहीं मिली, बहरहाल ये खबर जरूर थी कि ऑपोजिशन ने अपने आप को तकसीम किया हुआ था 5 लोगों के ग्रुप्स के अंदर, और उन्होंने अपने आप को व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर वो एक दूसरे को चेक करते थे और एक दूसरे के ऊपर नजर रखते थे। तो यहाँ तक एक मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है कहा जाता है कि ऑपोजिशन ने बनाया हुआ था। अब क्या ये रंग दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, कितने फोन कॉल्स गए हैं कौन से सेनेटर्स के ऊपर, ये भी बात हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर। आप समझे कि इस वक्त जो इस्लामाबाद की जो रूमर मिल्स हैं जिसको हम कहते हैं, वो इस वक्त ओवर टाइम चल रही हैं, मगर कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा कि जी बिल्कुल कुछ ही घंटों बाद पता लग जाएगा कि आया नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब होती है या नहीं होती। अब सर ये बताइएगा, मुनीज़ शिबली फराज काफी एक्टिव दिखाई रहे हैं हमें, अब सीक्रेट बैलेटिंग का भी मामला है, तो आपको क्या लगता है कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है? देखिए, सेनेट इलेक्शन में अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो हॉर्स ट्रेडिंग तो हर इलेक्शन के अंदर तकरीबन हुई है। हम बहुत कम ऐसे इक्का दुक्का इलेक्शन कह सकते हैं जहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, मगर हॉर्स ट्रेडिंग को प्रूव करना बहुत मुश्किल काम होता है, और हॉर्स ट्रेडिंग कौन करता है ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो शायद मैं और आप टेलीविजन के ऊपर ये बात ना कर सके। मगर पसे पर्दा बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं, बहुत सारे जो लोग डोरियां हिलाने वाले हैं वो डोरी हिलाते हैं, तो किस हद तक डोरी हिलती है और किस हद तक जो सेनेटर्स हैं उस डोरी से हिल जाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर मैं एक सवाल में आपको मैंने जो रखा ऑपोजिशन के एक सेनेटर के सामने, मैंने कहा कि जी अगर आपको ज़दोकोब किया जाए, अगर आपको पैसे दिए जाएं तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए ना करना, तो उन्होंने कहा देखिए हम ऑलरेडी एक बड़े मुश्किल मरहले से गुजर के आए हैं, तो अब हमारा जो ज़मीर है वो बिकने के लिए तैयार नहीं होगा। बहरहाल ये सिर्फ बातें हैं, शाम तक कह रही है मुनीज़ आप कि अभी तो ये सारी बातें हैं और शाम तक वाज़ेह हो जाएगा कि सूरत हाल क्या बनती है। हमें सीनियर एंकर पर्सन राना मुबश्शिर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। राना साहब, सूरत हाल आपके सामने है, एक तरफ नंबर्स हैं, दूसरी तरफ नंबर्स मौजूद नहीं है, इसके बावजूद कॉन्टेंट्स बहुत ज्यादा है, आप किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल इस सिचुएशन को? मेरे ख्याल में यहाँ पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने जा रहा है जी। अच्छा। और उसमें ये है कि आपके पास ऑपोजिशन के पास यानी कि नंबर्स तो बहुत ज़्यादा है, और ऑपोजिशन नज़र भी आ रही है कि जनाब बहुत स्ट्रॉन्ग है। रात को खाने पर भी वो बड़ी कमिटमेंट्स हुई जनाब, वादे हुए, ये सब कुछ चलता रहा, और बातें ये भी होती रही कि जी हमें पैसों की भी ऑफ़र आ रही है, लेकिन किसी भी इंसान, किसी भी बंदे ने ये नहीं कहा कि पैसे उसको डायरेक्टली दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारे किसी दोस्त के थ्रू ऑफर आ रही है, किसी बंदे के थ्रू ऑफर आ रही है, मतलब डायरेक्टली किसी ने ये एडमिट नहीं किया कि जी उसको किसी को पैसों की ऑफर आ रही है। तो हॉर्स ट्रेडिंग तो मेरे ख्याल में 1 मिनट के लिए साइड पे रख दे। अच्छा। इमरान खान साहब तो किसी को चाय की प्याली नहीं पिलाते, उन्होंने पैसे क्या दिलवाने किसी को। तो एनीवेज उसको तो छोड़ दे आप। सो वो तो मुझे नहीं समझ आती कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी। हाँ, एक इशू हो सकता है, एक इशू जो है जो अभी नजर आ रहा है मुझे, वो ये है कि कुछ लोग जो है, क्योंकि खुफिया वोटिंग होगी, बैलेटिंग होगी, तो कुछ लोग जो है वो ऐसे हैं कि वो चाहते ही हैं जनाब कि वो वोट जो है संजनानी को दे दे, संजनानी साहब को वोट डाल दे, क्योंकि वो उनको नजर ये आ रहा है जनाब कि उनकी लीडरशिप जो है वो तो हीट फेस कर रही है, और हीट इसलिए फेस कर रही है जनाब कि उन पे करप्शन के चार्जेस हैं, और उनको भी समझ तो आती है, इतना तो बच्चा कोई भी नहीं बैठा हुआ ना वहाँ पे, तो उनको भी समझ आती है, वो भी कुछ पैसे लगा के ही आए हुए हैं सेनेट में, तो उनको हासिल वसूल है सच कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जनाब अगर वो संजनानी साहब को वोट नहीं डालते तो कल को हो सकता है उनके कोई पुराने चट्टे कट्टे खुल जाए, और वो भी एक हो सकता है सिलसिला। लेकिन एनीवेज मुझे लगता ये है
کہ اگر 100 میں سے اگر نمبر دینے پڑے نا کسی کو, سنجرانی صاحب کو دینے پڑے یا کسی اور کو دینے پڑے, تو میرے سے اگر آپ پوچھیں, اور میرے بڑے فیوریٹ اینکر بیٹھے ہوئے اور ان کو میں اگر کہوں تو کوٹس میں میں ان کو بتانا چاہوں گا, میرے خیال میں 100 میں سے میں 60 نمبر دوں گا سنجرانی صاحب کو, اور 60 نمبر اس لیے دوں گا سنجرانی صاحب کو. 60 نمبر نہیں دے رہے, کہیں انورٹڈ کاماز والے ضمیر آج جاگ سکتے ہیں. نہیں, میں 60 نمبر سنجرانی دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے 60% میری چانسز یہ ہے کہ سنجرانی صاحب جیت جائے, اس لیے کہہ رہا ہوں. اچھا, اور وہ ہاں ٹھیک ہے, وہ ضمیر بھی جاگ سکتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, ضمیر جاگ سکتے ہیں, کاماز والے, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. میرے خیال میں سنجرانی صاحب کی پوزیشن ہے ٹھیک ہے, کمٹمنٹس اپنی جگہ, لیکن بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اپوزیشن کے لیے. اگر بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے منیزے کہ سیٹ بیک بہت بڑا ہوگا اپوزیشن کے لیے اگر سنجرانی صاحب میکس اٹ, اور سنجرانی صاحب جناب رہ جاتے ہیں, ریٹین کر جاتے ہیں اپنے آفس کو, تو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اپوزیشن کے لیے. اپوزیشن ویسے ہی جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے, I must say, کوئی میری بات کو مانے یا نہ مانے, لیکن میں اندر کی بات بتا رہا ہوں, اپوزیشن ایک پیج پر نہیں ہے. اور ٹھیک ہے, سنجرانی صاحب کے مسئلے میں ہو سکتا ہے وہ آپس میں وعدے شادے کر رہے ہو جناب, ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے ہو, نہیں جی اسی تاڑے نال ہیں جی, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, اسی تاڑی فیوریج ووٹ پاؤں گے. لیکن نہیں, یہ خفیہ بیلٹنگ جو ہوتی ہے اس پہ کوئی کسی کو نظر نہیں رکھ سکتا, کوئی کچھ نہیں ہو سکتا, اور انہوں نے ووٹیں جو ڈالی ہیں. رانا صاحب اگر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, یا اگر سنجرانی صاحب آج نہیں جاتے ہیں, تو پھر اخلاقی طور پر اپوزیشن اوپر نہیں آ جائے گی, وہ حکومت پر الزام لگائے گی. پھر دیکھیں جی, الزام تو لگنا ہی لگنا ہے. آپ لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ, ریالٹی چیک یہ ہے, الزام لگنا ہی لگنا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ ہار جائیں گے, اگر سنجرانی صاحب ہار جاتے ہیں, تو حکومت والوں نے کہنا ہے جی دیکھیں نہیں, انہوں نے ڈیموکریسی جو ہے نا ڈیریل کرنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ ڈیموکریسی ڈیریل کرنے کی کوشش نہیں کی اپوزیشن نے, اپوزیشن کا رائٹ ہے, وہ کر سکتی ہے جناب, ان کو نو کانفیڈنس لا سکتی ہے, اپوزیشن کی مرضی ہے, کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے اس چیز کی, کوئی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے جو اپوزیشن کر رہی ہے. بٹ دین اگین اگر وہ جناب ہار جاتی ہے, تو اپوزیشن والے سنجرانی صاحب اگر جیت جاتے ہیں, تو اپوزیشن کہے گی جناب کہ دیکھیں جی ہارس ٹریڈنگ ہوئی, بڑے ہمارے جو سینیٹرز تھے ان پہ بڑا جناب وزن ڈالا گیا, ان کو بڑا پریشرائز کیا گیا, اور اس طرح جناب ووٹ ادھر ادھر ہو گئے, اور پریشرائز کیا گیا. تو بھائی صاحب آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ اپوزیشن از سو کانفیڈنٹ کہ جناب دے ول میک اٹ. سو کون سا بوجھ ہے, جو بوجھ جو ہے ہم پھر سننا چاہیں گے. لیٹس بی ویری آنیسٹ, ہم وہ سننا چاہیں گے, بوجھ کس نے ڈالا اور کیوں ڈالا, کوئی وجوہات تو ہوں گی نا. اب میں نے اگر کوئی کام کوئی غلط نہیں کیا ہو تو میرے پہ بوجھ ڈالتے رہے. اگر میرے اینکرز بیٹھے ہوئے, میرے کولیگز بیٹھے ہوئے, انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو بوجھ ڈالتے رہے. ہم نے تو پھر جو کرنا ہے ہم نے تو کرنا ہی جرنلزم کرنا ہے. سو ریالٹی پیش کرنی ہے لوگوں کے سامنے. سو ریالٹی اگر نہیں بتائیں گے ہمیں, تو پھر ہمیں پھر ایسے جو مرضی باتیں کرتے رہے, بلیم گیم کے چکر میں نہیں. ہمیں ریالٹی چاہیے, ہمیں جناب فیکٹس چاہیے, ہمیں اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو. کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ آج بڑا اپسیٹ ہونے والا ہے. دیکھیں آپ کو ناظرین کو بتائیں کہ سینٹ کا اجلاس باقاعدہ طور پر اب شروع ہونے والا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, سینیٹرز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں. آج سینٹ کے اجلاس میں اہم اجلاس آج ہونے جا رہا ہے. تحریک عدم اعتماد جو کہ اپوزیشن کی جانب سے لائی گئی, آج اسی قرارداد پر مزید پیش رفت ہوگی. تو سینٹ کا اہم اجلاس اب سے کچھ دیر بعد ہوگا, اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت ممبران ایوان میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی, اور اس اجلاس میں چیئرمین سینٹ کے خلاف قرارداد پر ووٹنگ بھی ہونی ہے. اور مزید آپ کو بتائیں کہ ایوان میں بیلٹ باکس رکھ دیے گئے ہیں, پولنگ بوتھ بن چکے ہیں, ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار بھی آویزہ کر دیا گیا ہے. اور جیسے کہ ہمارے تمام پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ خفیہ رائے شماری ہونی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ اپوزیشن کا نمبر گیم زیادہ ہے. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ
ربك إلى أجل كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم سورہ شورا کی آیات 14 اور 15 تلاوت کی گئی ہے جن کا ترجمہ یہ ہے اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقررہ تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور جو لوگ ان کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I shall now take up agenda number 2. میں تمام سینیٹرز حضرات جن کے نام اس موشن میں موجود ہیں میں درج ہیں میں ان کا نام باری باری لوں گا for the sake of record. Senators Raja Muhammad Zafrul Haq, leader of the opposition, Senator Ataur Rahman, Senator Maulvi Faiz Muhammad, Senator Abida Muhammad Azim,
Senator Agha Shazeb Durrani, Senator Rana Mahmoodul Hasan, Senator Parvez Rashid, Senator Musaddiq Masood Malik, Senator Sitara Ayaz, Senator Muhammad Javed Abbasi, Senator Muhammad Usman Khan Kakar, Senator Mir Kabir Ahmed Muhammad Shahi, Senator Maulana Abdul Ghafoor Haidari, Senator Muhammad Tahir Bizinjo, Senator Mushahidullah Khan, Senator Salim Zia, Senator Muhammad Asad Ali Khan Junejo, Senator Ghaus Muhammad Khan Niazi, Senator Rana Maqbool Ahmed, Dr. Asif Karmani, Dr. Asad Ashraf, Senator Muhammad Shafiq Tareen, Senator Sheri Rahman, Senator Mia Raza Rabbani, Senator Farooq Hamid Naik, Senator Abdurrahman Malik, Senator Dr. Sikandar Mandro, Senator Islamuddin Sheikh, Senator Rubina Khalid, Senator Gyan Chand, Senator Khanzada Khan, Senator Sasi Palijo, Senator Mola Bakhsh Chandio, Senator Mustafa Nawaz Khokar, Senator Muhammad Ali Shah Jamot, Senator Imamuddin Shokeen, Senator Engineer Rukhsana Zubairi, Senator Quratulain Murray, Senator Keshubai, Senator Anwar Lal Deen, Senator Bahraman Khan Tangi, and Mir Muhammad Yusuf Badini. May move order number 2. On behalf of the movers, Raja Zafar Laksa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Presiding Officer, I, on my own behalf and on behalf of the members whose name you have already announced, we move that the leave be granted to move a resolution for the removal of Senator Muhammad Sadiq Zanjirani from the office of Chairman, Senate of Pakistan. Thank you. It has been moved that leave be granted to move a resolution for the removal of Senator Muhammad Sadiq Zanjirani from the office of the Chairman, Senate of Pakistan. All those members who are in favor of it may rise in their seats. Count may be made, please. اس وقت آپ کو بتائیں کہ سینٹ کا اہم اجلاس شروع ہو چکا ہے اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے اور اس وقت جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چونکہ آج بیرسٹر سیف اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام اراکین جو اس قرارداد کی حمایت میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور اس وقت تمام اراکین کھڑے ہیں جو اس قرارداد کی حمایت کر رہے ہیں اور اس وقت ان کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور اگر اکثریت سامنے آتی ہے تو پھر یقیناً یہ موشن موو ہو جائے گا. جی بالکل یہ بتایا جا رہا ہے. So the motion is carried by the votes of not less than 1/4 of the total membership of the Senate of Pakistan. Consequently, a leave to move the resolution is granted. Now I'll take up agenda item number 3, order number 3. The names of the senators already announced. I would request leader of the opposition to move the resolution. Sir, whereas Senator Muhammad Sadiq Zanjirani has ceased to command the confidence of the majority of the members of the Senate as the chairman, the House resolves and declares that Senator Muhammad Sadiq Zanjirani has ceased to hold the office of the chairman of the Senate. Thank you.
हाँ, आप में से राजा साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन, कोई बात करना चाहें इसके फेवर में, तो आपके पास लिमिटेड टाइम ही है, क्योंकि पोलिंग का टाइम बहुत तवील हो जाएगा। और अगर सर ये रूल में परमिशन तो है, लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी that we start making speeches against one another. So we want to keep the atmosphere in the house as peaceful as possible. So we would like that we would not. Thank you. Leader of the House, if you would like. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. I would like to not make a long speech. In fact, I would agree with the Honorable Leader of the Opposition that instead of making speeches, we should start polling, and we are ready for the contest. Thank you. Thank you very much. Now I'll read out the instructions and a few guidelines to be followed by all the members since the resolution now has been adopted. So has been moved, and now for the next step there are a few instructions. The voting on the resolution will be by secret ballot. I'll be using both the languages in order to clarify to all the members. Voting on the resolution will be by secret ballot. The procedure of voting on the resolution will be that every member will be issued with a ballot paper. Voting जो है वो खुफिया रायदही के जरिए होगी. हर मेंबर को एक बैलेट पेपर दिया जाएगा. After going into the booth, which is on my right, a member will affix a stamp in the box of his choice. The stamp is placed in the booth. दाएं हाथ पे, चेयर के दाएं हाथ पे जो बूथ है उसमें आप जाएंगे, वहां आपको एक मोहर पड़ी हुई मिलेगी जिसको आपने बैलेट पेपर पर लगाना है अपने चॉइस के खाने में. After this, the member will fold the ballot paper and drop it into the ballot box placed in front of the table of the Secretary Senate. जब आप अपने वोट पर बैलेट पेपर पर मोहर चश्मा कर देंगे अपनी चॉइस की जगह पे, उसके बाद आप उस पेपर को फोल्ड करेंगे और सेक्रेटरी सेनेट साहब के सामने जो डब्बा पड़ा हुआ है उसमें बॉक्स जो है इसमें आपने वोट डाल देना है. Please only affix the stamp and do not mark or write anything else on the ballot paper, otherwise the vote shall be cancelled. वोट पर सिवाय मोहर के और वो भी मुतालिका खाने में कोई और निशान, कोई लिखाई, किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है. अगर ऐसा हुआ तो वोट को कैंसल मुस्तरद तस्वर किया जाएगा. Please also do not take picture of the ballot paper before or after affixing stamp on it, and do not show the same to anyone. बैलेट पेपर की तस्वीर किसी भी आले से, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो चाहे कैमरा हो, उससे लेना मना है और ना ही बैलेट पेपर को किसी को दिखाने की इजाज़त है. Any such activity shall result in the cancellation of the vote. ऐसी कोई भी हरकत वोट को मुस्तरद करार दे देगी. The mobile phones, cameras and any other device is not allowed to be taken in the booth. Therefore, members are requested to leave the same on their seats or place the same on the table of the officers of the House while getting the ballot papers, or hand it over to the security staff deputed for the purpose near the booth. Mobile phone, camera, कोई और डिवाइस, कोई और आला बूथ के अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है. इसलिए तमाम में गुजारिश है कि वो या तो अपनी सीट पर वोट डालने से पहले अपनी सीट पर ये तमाम आलात छोड़ जाएं या सेनेट के ऑफिसर को जो है वो हैंड ओवर कर दें जो बूथ के करीब खड़ा होगा. द बूथ हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन माय राइट साइड. मेरे दाएं हाथ पे बूथ है. द बैलेट बॉक्स हैज़ बीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल ऑफ द सेक्रेटरी सेनेट. ऑलरेडी
بتا چکے ہیں کہ سینٹ سیکرٹری صاحب کے سامنے ہی باکس پڑا ہوا ہے اور دی ایمٹی بیلٹ باکس ول بی شون ٹو دا ممبرز اینڈ دین سیلڈ. ووٹنگ کا پروسیس شروع ہونے سے پہلے تمام ممبران کو خالی جو بیلٹ باکس ہے وہ دکھایا جائے گا, اس کے بعد اس کو سیل کر دیا جائے گا اور بعد میں اس میں ووٹ ڈالے جائیں گے. I'll also request all the both sides, opposition and the treasury, to nominate one senator as their representative for the process, for counting the votes and for overseeing the process. تو یہ آپ نہ کر کے سیکرٹری صاحب کو ان کا آپ نام جو ہے وہ کائنڈلی دے دیجیے. In addition to this, another request is that till the finalization of this process, all the members are requested not to leave the hall. A member may enter the hall if he is late and has not arrived yet, or if he or she is late and not arrived yet. However, once inside, no member will be allowed to leave the house till the finalization of the process. Salim Sahab, I'm the presiding officer. Read Rule 10 of the rules before you question my lobby. I never said the lobby. I was about to, don't be impatient. I was about to explain this point. Yes, lobbies are open and washrooms and other facilities can be used by the members. So I hereby, the process shuru hoga, I would ask the Senate staff to make sure that all the doors to the lobbies and the hall on both sides are locked till the process is complete. Now, اسی بات کو میں اردو میں دہراؤں گا. انتخابی عمل, ووٹنگ کا عمل شروع ہونے کے بعد ممبران کو یہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہال کو نہ چھوڑیں, ہال کے احاطے میں ہی رہیں. لابیز تک جانے کی اجازت ہے لیکن لابیز سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک یہ پروسیس ووٹنگ کا مکمل نہیں ہو جاتا. اگر کوئی ممبر لیٹ آتا ہے تو ہال میں اس کو اندر آنے کی اجازت ہوگی, لیکن انتخابی عمل کے بعد ہی باہر جایا جا سکے گا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ if any member wishes to seek any more information in this regard for clarification, he or she may ask the Secretary Senate or the table officers of the Senate before casting his vote or her vote. A copy of the relevant rule and procedure of voting has been placed on the table of each member. اگر کسی ممبر کو کسی بات کی وضاحت چاہیے, کوئی سوال کرنا ہے, کوئی معلومات چاہیے تو سیکرٹری صاحب سے یا سینٹ کے سٹاف سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام قواعد و ضوابط جو اس سلسلے میں لازمی ہیں, جن کی پابندی لازمی ہے, وہ ممبران کے پاس موجود ہیں, ان کی ٹیبلز پر رکھ دیے گئے ہیں. اور کچھ قواعد و ضوابط یہاں سٹیمرز پہ اور سکرینز پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی مزید وضاحت چاہیے ہو تو آپ سیکرٹری صاحب سے رجوع کر سکتے ہیں. اب میں سیکرٹری صاحب کو ہدایت کروں گا کہ وہ بیلٹ باکس تمام ممبران کو دکھائیں اور اس کے بعد اس کو سیل کر دیا جائے. I now ask the Secretary Senate to show the empty box to all the members, to the House, and then seal it. جی بالکل, یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. سینٹ کا اجلاس جاری ہے, کچھ دیر کے بعد باقاعدہ طور پر سیکرٹ بیلٹنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے رول یہ ہے کہ جو بیلٹ باکس ہے وہ تمام ممبران کو دکھایا جائے گا کہ وہ خالی ہے, جس کے بعد اس کو سیل کر دیا جائے گا اور تمام ووٹس اسی میں ڈالے جائیں گے. تو اس وقت آپ کو بتائیں کہ حکومت بمقابلہ اپوزیشن دنگل سج چکا ہے. سینٹ کا اجلاس جاری ہے
اور اگر اپوزیشن کی بات کریں سعدیہ تو پہلی کامیابی اس نے حاصل کر لی ہے. جب نو کانفیڈنس موشن موو ہوئی تو 64 ووٹ پڑے اس کے حق میں, اور اب اسی کے بعد فیصلہ ہوا ہے کہ یہ خفیہ رائے شماری ہوگی کہ آیا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اپنے عہدے پر رہیں گے, قائم رہیں گے, یا پھر وہ گھر جائیں گے. اب نیا چیئرمین سینٹ آئے گا تو اب خفیہ رائے شماری ہوگی, اور طریقہ کار بتا دیا گیا ہے. بیرسٹر سیف کی جانب سے پریزائڈنگ آفیسر بھی ہیں اور آج اس اجلاس کی صدارت بھی کر رہے ہیں. انہوں نے بتا دیا ہے کہ خفیہ رائے شماری ہوگی. تمام اراکین جو اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے وہ یا تو ایوان میں رہیں گے یا پھر لابیز تک رہیں گے, اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے ہیں جب تک یہ عمل مکمل نہیں ہو جاتا. بیرسٹر سیف اس وقت موجود ہیں جو کہ صدارت کریں. سینٹ کا اجلاس باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے. رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, صورتحال کچھ ایسے ہے کہ سینٹ کا اجلاس شروع ہو گیا ہے. بیلٹ باکس جو جا رہا ہے ممبران کو رول کے مطابق کہ وہ خالی ہے, جس کے بعد اس کو سیل کر دیا جائے گا اور باقاعدہ طور پر جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا جائے گا. اس پوری صورتحال میں جو پہلا مرحلہ تھا جب موشن موو کیا گیا راجہ ظفر الحق کی جانب سے, اور اس کے بعد پھر دیگر اراکین کو کھڑے ہو کر جب اپنی حاضری دینی تھی یا تائید کرنی تھی اس موشن کی, تو 64 سینیٹرز جو ہیں انہوں نے کھڑے ہو کر اس کی تائید کی. یعنی کہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ تو اپوزیشن کے حق میں گیا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی. پہلا جو مرحلہ تھا پہلے سٹیج پہ اپوزیشن کی فیور میں گئی یہ ساری چیزیں, اور کیونکہ یہ میں پھر بولوں کہ یہ سب لوگ سامنے نظر آنے تھے, ہم نے لوگوں کو دیکھنا تھا. لائیو چل رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کے اپنے کولیگز دیکھ رہے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ان کے لیڈران دیکھ رہے ہیں, اور وہ سب لوگوں نے دیکھنا تھا کہ جی 64 کے 64 لوگ جو ہے یہ انٹیکٹ ہے کہ نہیں ہے. صحیح. سو وہ تو ہو گیا. میرا سوال پھر وہی کا وہی ہے. میں دیکھنا یہ چاہوں گا کہ جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ ووٹیں چھوڑ دیں جو کہ کینسل ہوئی یا غلط طریقے سے ڈالی گئی. ہوتا ہے نا, ڈبل سٹیمپ ہو جاتی ہے, غلط سٹیمپ ہو جاتی ہے, ڈسکارڈ ہو جاتی ہے جو ووٹیں, اس کو میں چھوڑ دیجئے. میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ 64 کے 64 لوگوں نے کیا ووٹ ڈالے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک ایسپیکٹ ہوگا, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہوگی کہ اگر 64 لوگ کھڑے ہوئے اور وہ انہوں نے جناب انٹیکٹ اس وقت نظر آ رہی ہے اپوزیشن, تو کیا 64 کے 64 لوگوں نے ووٹ ڈالے, اور کیا انہوں نے جناب اگینسٹ سنجرانی کے اگینسٹ ووٹ ڈالے کہ نہیں ڈالے. یہ انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہوگا. جب کاؤنٹنگ شروع ہوگی تو پھر چیزیں سامنے آئیں گی, وہ چیزیں دیکھنے والی ہوں گی. وہ امپورٹنٹ چیز ہے. دیٹ از دا امپورٹنٹ کوسچن جی. ابھی تو ساری چیزیں سامنے ہیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, لائیو کیمراز لگے ہوئے ہیں, صاحب ایک بات سمجھ نہیں آئی, اگر جب یہ موشن پڑھ کے سنایا گیا اس کو موو آن کرنے کے لیے 64 سینیٹرز وہاں پر کھڑے ہوئے, تو کیا ابھی بھی اس بات میں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ جو 64 سینیٹرز کھڑے ہوئے وہ تمام میں سے کوئی ایک ووٹ بھی نہیں ڈالے گا؟ کیا ایسی گنجائش ہے ابھی؟ دیکھیں نا, اس چیز پہ پھر دوبارہ جاؤں گا. دیکھیں بیلٹنگ جو ہے وہ خفیہ ہے, ٹھیک ہے نا. جو خفیہ بیلٹنگ ہے اس کے اندر آپ کو وہ ووٹ کتنے نکلے, جب کاؤنٹنگ ہوگی, جب فائنل کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا, کاؤنٹنگ سامنے آئے گی, اور جب ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں گے کہ سامنے کس کس کے ووٹ آئے اور کتنے ووٹ آئے, تو کیا وہ 64 ووٹ آئے. اگر اس میں کینسل ہوئے ووٹ بھی ڈال دیں تو کیا وہ 64 ہوں گے. یہ امپورٹنٹ کوسچن. بالکل یقیناً یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کوسچن رانا صاحب ہم تک آ گیا. اب سر یہ بھی بتائیے گا, ایوان کے اگر ماحول کی بات کریں بڑا پرامن دکھائی دیا ہے. کوئی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں سے بھی کوئی نعرے بازی ہوئی ہو, نہ ہی حکومتی بینچز سے ہوئی نہ ہی اپوزیشن بینچز سے ہوئی, بلکہ راجہ ظفر الحق کو بولنے کا موقع دیا گیا تو انہوں نے بھی نہیں بولا, کہا کہ بس اب پروسیس کا اسٹارٹ کیا جائے, اور شبلی فراز نے بھی یہی کچھ کیا. اس کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں راجہ ظفر الحق صاحب کی تو جتنی بندہ رسپیکٹ کرے وہ کم ہے جی. راجہ ظفر الحق صاحب ایک بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہے, ایک بڑے اچھے انسان ہے, بڑے نفیس آدمی ہیں, ان کی تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے جی. اور راجہ ظفر الحق صاحب یہ وہی آدمی ہے جب میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے اور راجہ ظفر الحق صاحب جو تھے مسلم لیگ کو آگے لے کے چلتے رہے. بالکل. اور میاں نواز شریف, شہباز شریف صاحب جدہ چلے گئے, پیچھے راجہ ظفر الحق صاحب تھے جو ہیٹ فیس کرتے تھے, اور مشرف صاحب نے انہیں کیا کیا کچھ نہیں کہا, کیا کہ کچھ آفرز نہیں ہوئی ہوں گی ان کو, لیکن پھر بھی یہ انٹیکٹ رہے, بالکل ساتھ رہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور اس کے علاوہ بھی بڑے نفیس آدمی ہے راجہ ظفر الحق صاحب. ہمیں تو عرصہ ہو گیا, ہم نے تو ان کو
اس وقت دیکھا تھا جب ہم سینٹ کی ڈائری لکھا کرتے تھے فرائیڈے ٹائمز کے لیے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. صحیح. سو اس وقت سے لے کے دی نیوز اخبار میں کام کرتے تھے, اس وقت سے لے کے راجہ ظفر الحق صاحب بڑے آئی وڈ سے کہ نفیس آدمی, جتنی تعریف کروں میں ان کی کم ہے, اور بڑے رانا صاحب مزید بھی آپ سے تجزیہ حاصل کرتے ہیں. اس وقت سینٹ کا چونکہ اجلاس جاری ہے, سینٹ کا جو رکن ہے وہ اس وقت اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ووٹ کس کے حق میں کاسٹ ہوتا ہے, کس کے خلاف کاسٹ ہوتا ہے. چونکہ اس وقت اگر نمبر گیمز کی بات کی جائے تو 104 سینیٹرز ہیں اور حافظ عبد القیوم نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا ہے. اب یہ تو جب تمام ووٹ کاسٹ ہو جائیں گے اور جب نتیجہ سامنے آئے گا تو پتہ لگے گا کہ کتنے ووٹ صادق سنجرانی کے خلاف کاسٹ ہوئے ہیں اور کتنے حق میں ہوئے ہیں. جی بالکل مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, سینٹ کا اجلاس باقاعدہ طور پر جاری ہے اور اس وقت پہلے سینیٹر نے جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اور ایک ایک کر کے تمام سینیٹرز اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ 64 سینیٹرز جو کہ دوسری جانب اپوزیشن کی جانب نظر آئے ہیں, ان کی جانب سے بھی یہاں پر ووٹ کاسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد حکومت کی جانب سے بھی حکومتی سینیٹرز جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. باری باری تمام لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. اس وقت سینٹ کی یہ سیکرٹ بیلٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے کیونکہ تمام ہال کے ہاؤس کے جو تمام دروازے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے باہر کوئی نہیں جا سکتا جب تک بیلٹنگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی. چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک ووٹنگ شروع ہو گئی ہے اور پہلے سینیٹر نے جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. حافظ عبد الکریم بتائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنا پہلا ووٹ کاسٹ کیا ہے اور آج دیکھنا یہ ہے کہ کتنے ووٹ اگینسٹ پڑتے ہیں صادق سنجرانی کے خلاف. کم سے کم بھی 53 ووٹ چاہیے اگر ان کو ان کی سیٹ سے ہٹانا ہے, چیئرمین سینٹ کی سیٹ سے اگر صادق سنجرانی کو ہٹانا ہے تو منیمم 53 ووٹس درکار ہیں. لیکن ابھی نو کانفیڈنس جو موشن موو ہوئی تو یہاں پر اپوزیشن نے پہلی فتح سمیٹی 64 اراکین نے اس کی حمایت کی اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہوا. پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیرسٹر سیف نے کہ اب خفیہ رائے شماری کرائی جائے اور اس کے نتائج کے مطابق ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی آیا گھر جاتے ہیں یا پھر اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں. ایک ایک کر کے تمام لوگوں کا نام جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا اور تمام لوگ باری باری آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. یہ سلسلہ بھی جاری ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں رحمان ملک اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, یعنی کہ ایک ایک کر کے تمام لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک بیلٹنگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی. ناظرین اب تک یہ نظر آ رہا ہے اپوزیشن بہت زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے اور اپوزیشن جس طریقے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اجلاس کے شروعات میں راجہ ظفر الحق صاحب نے جب اپنی موشن موو کی تھی اس وقت ان کو موقع دیا گیا تھا کہ رول کے مطابق آپ کچھ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کہنا چاہیں تو, لیکن انہوں نے یہی کہا کہ خاموشی سے یہ جو کام ہے یہ شروع کر دیا جائے گا. اس ٹائم پہ کچھ بھی کہنا بہتر نہیں ہوگا. اور پھر دوسری جانب ہم نے جب حکومتی بینچز پہ دیکھا کہ وہاں پر ان کو موقع دیا گیا تو انہوں نے بھی یہی لائے عمل جو تھا وہ اپنایا. بالکل. اور سعدیہ اہم سوال اب یہ نہیں ہے کہ صادق سنجرانی کی حمایت میں کتنے ووٹ پڑتے ہیں, اصل جو بات ہے جو اہم بات ہے کہ ان کے خلاف کتنے ووٹ پڑتے ہیں کیونکہ منیمم 53 ووٹ چاہیے ان کو ان کی سیٹ سے ہٹانے کے لیے. تو پہلا ووٹ حافظ عبد الکریم نے کاسٹ کر لیا ہے, رحمان ملک نے دوسرا ووٹ کاسٹ کیا اور تیسرا اس وقت عابدہ محمد عظیم ہیں جو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئی ہیں. اس وقت بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان کی طرف بھی چلتے ہیں. طارق, چونکہ اس تمام تر صورتحال سے ماضی میں بھی آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ چکے ہیں, اس پر تجزیہ دے چکے ہیں, اندازاً کتنا وقت لگے گا اس پورے رزلٹ کو سامنے آنے میں؟ دیکھیں خاصا لمبا پروسیس ہے اور جو کہ حریت حجی کے حساب سے ایک ایک رکن کو پکارا جاتا ہے اور پرائیویسی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے جب ایک ممبر جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اس باکس میں پھر واپس آ جاتا ہے تو پھر دوسرا ممبر جو ہے اس کو بیلٹ پیپر دے کر بھیجا جاتا ہے اور وہ جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہے. تو اگر آپ صرف اتنا ہی دیکھ لیں کہ صرف اگر اپوزیشن نے ووٹ ڈالنے ہوں تو پھر بھی 63 ارکان یا 64 ارکان نے ووٹ ڈالنے ہوں گے, تو اس لیے خاصا لمبا پروسیس ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آج ہی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف قرارداد بھی پیش ہو چکی ہے حکومت کی جانب سے, اور جب یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا تو پھر دوسرا پروسیس شروع ہونے کا امکان ہے. اس بات کا امکان ہو سکتا ہے, ایک قانون میں گنجائش ہے کہ وہ تحریک واپس ہو جائے, لیکن ظاہر ہے اگر وہ تحریک انٹیکٹ رہی تو اسی پروسیس سے دوبارہ گزرنا پڑے گا. تو ظاہر لمبا پروسیس ہے, اس کے لیے خاصا انتظار کرنا پڑے گا. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی طارق صاحب, ایک اور چیز یہ جاننا چاہیے, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے ابھی سیکرٹ بیلٹنگ ہو رہی ہے اور پھر ڈپٹی چیئرمین کے لیے بھی ہونی ہے, تو دونوں کے ریزلٹس ایک ساتھ دیے جائیں گے یا پھر باری باری؟
नहीं, ज़ाहिर है जो प्रोसेस पहले मुकम्मल हो जाएगा उसका रिजल्ट तो पहले आ जाएगा, गिनती हो जाएगी, उसका अनाउंस कर दिया जाएगा, उसके बाद जो कानून और जो ज़वाबित हैं उसके मुताबिक शुरू होगा। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब अभी ये करारदाद मूव हुई थी और उसमें जो कायदे ज़वाबित ये कहते हैं कि जो 26 अरकान होते हैं, जो बेसिक मूवर्स हैं, या जो एक पूरे ईवान की तादाद है 103, 104 चुके नहीं है, डार साहब ने हल्फ नहीं उठाया था तो वो अभी तक सीट जो है वो समझने के मुअत्तल है, तो उसके 26 अरकान को उठकर ये उस करारदाद की हिमायत में शो करना होता है अपने आप को, जिसके बाद वो अडॉप्ट हो जाती है। लेकिन अपोजिशन ने अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए या अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए उन्होंने ऑप्ट किया, और ये बात पहले तय हो गई थी 1-1.5 घंटा पहले कि सारे अरकान उठ के अपना वो शो करेंगे कि वो इकट्ठे हैं। अब इस वक्त तक जो है वो तो अपोजिशन जो है उसका गलबा नजर आता है, लेकिन जो बात राना साहब ने कही कि अब अगला प्रोसेस जो कि मुख्तसर होगा, टाइम मुख्तसर है, लेकिन अब जो कुछ भी होना है इसी टाइम में होना है, इसी वक्त में होना है जब लोगों ने अपनी सीट से उठकर बैलेट बॉक्स तक जाना, बैलेट वो बॉक्स उस तक जाना है और वहां उन्होंने स्टंप लगाने हैं, स्टंप लगाने के बाद लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तारिक चौधरी हमारे साथ रही है इस वक्त। मुनीज़े जागीर की तरफ चलते हैं। मुनीज़े, ऑपोजिशन की अगर बात करें तो पहला मरहला तो कामयाबी से जो है वो मुकम्मल किया है, 64 लोगों ने हिमायत की है इस मोशन की। अब इस वक्त वोट डल रहे हैं, आप क्या समझती हैं जिस तरीके से 64 लोगों ने सामने तो खड़े होकर हिमायत कर दी, जब सीक्रेट बैलेटिंग होगी, जब वोट डालने का मौका आएगा तो 64 क्या फिगर 64 ही रहेगा, कम हो जाएगा? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। मेरे से तो आप तज्जिया ले सकते हैं, मैं बिल्कुल तज्जिया ले रहा हूं, कर सकती, मगर सवाल ये है कि देखिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप ऊपर उठ के, और आप एक सियासतदान हैं, आप एक सेनेटर हैं, आप हमायत कर दें और फिर अंदर जाके आप कोई और से वोट डाल दें। ये तो एक आप समझें कि एक कभी हमने बहुत कम ऐसे देखा है, और अगर देखा है तो इक्का दुक्का ऐसे लोग होते हैं जो करते हैं। ज्यादातर लोग वही करते हैं जो वो कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी एक रेप्यूटेशन है, इनकी एक स्टैंडिंग है, ये सेनेटर्स हैं, सियासत इन्होंने आगे जाके भी करनी है, तो माजी इनका पीछा भी करता रहता है। और जिन लोगों ने अपनी पार्टी से हट के वोट डाला है उनको अच्छा भी नहीं, सियासत रवायती सियासत के अंदर कम से कम अच्छा नहीं समझा जाता। तो मेरा ख्याल है कि ये इतना आसान नहीं होगा कि आप खड़े उठ के कुछ और करें और अंदर जाके डब्बे में अंदर जाके आप कुछ और करें। मुझे से बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जो तमाम सेनेटर्स हैं अपनी अपनी सीट्स पर मौजूद हैं, जिनका नाम अनाउंस किया जाता है वो जाकर अपना वोट कास्ट करते हैं, तो सबकी नजरें उनके ऊपर लगी हुई होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम देख रहे थे कि मोशन मूव की गई थी तो उस वक्त हमने ये नोटिस किया कि जो सेनेटर शेरी रहमान है वो मुड़कर तमाम लोगों को चेक कर रही थी कि कौन कौन खड़ा हुआ है और कौन कौन नहीं। काफी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। राना साहब, आपकी जानिब आएंगे। आज बड़ी प्यारी बात की एक शेख रशीद साहब ने, उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास कुछ तावीज होते हैं, और मौलाना साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि मौलाना साहब जो खेल खेल रहे हैं ये नहीं खेलना चाहिए। तो ऐसे कौन से तावीज हैं जिनके ऊपर वो आज अपनी तमाम चीज रख के बैठे हुए हैं? ये पता नहीं, शेख रशीद को पता होगा जी, उनको पता होगा कौन से तावीज़ है, क्योंकि वो तावीज़ों गंडों के एरिए में रहते हैं। अच्छा। वो तो उनको ज़्यादा पता होगा इस चीज़ का, मुझे नहीं पता है कौन से तावीज़ है। लेकिन एनीवेज मैं फिर वही बात करूंगा जी कि शेख रशीद साहब तो आपको पता है उन्होंने ऐसी एक रिसेप्शन बनानी होती है कि जनाब एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी और सब चीज़ें ठीक हैं, और शेख रशीद साहब ने एक सुल्तान राय का भी किरदार अदा करना होता है, सुल्तान राय भी बन जाते हैं कभी कभी। बट एनीवेज रियलिटी ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ भी हो जाती है अक्सर औकात। बड़े अच्छे सियासतदान हैं शेख रशीद साहब, एंड आखिरी वक्त में भी वोटें उठा लेते हैं जब इलेक्शन होते हैं। ही नोज हाउ टू प्ले दिस गेम, कैसे वोटें निकालनी है, कैसे इलेक्शन लड़ना है, कैसे लोगों से जाके राब्ते रखने हैं। सो वो उनका पुराना, इतना अरसा हो गया उन्हें वजारतें संभाले हुए, इतनी उन्होंने हुकूमतें यहाँ पे फारिग की। मैं फारिग से मुराद ये है कि इतनी हुकूमतों में उन्होंने काम किया है। नहीं, मैं तो सवाल सिर्फ राना साहब इसलिए कर रही थी कि मैं देखूंगी कि रिजल्ट्स आएंगे तो फिर हम जायजा ले सकते हैं कि हुकूमत के पास कौन से तावीज थे जिन्होंने काम किया। राना साहब आपकी तरफ दोबारा भी आते हैं, जरा आसमा शिराजी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। आसमा, आप क्या कहेंगी? अब बारी बारी लोग जा रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, मिनिमम 53 वोट दरकार हैं अगर चेयरमैन सेनेट को घर भेजना है। पहली कामयाबी तो अपोजिशन ने हासिल की है, 64 लोगों ने हिमायत की है, तो आपको क्या लगता है किसी का ज़मीर तो नहीं जागेगा जब वोट अपना कास्ट करने के लिए जाएंगे सीक्रेट बैलेटिंग में? बस ये ज़मीर को जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जो नंबर सामने आया है वो
अगर उससे एक भी कम होता है तो अपोजिशन के लोग जो है वो बाउंड होंगे एक्सप्लेन करने को कि वो क्यों उसमें से एक नंबर कम हुआ, क्योंकि काउंटिंग हुई है और बाकायदा 64 लोग जो है वो हाउस में खड़े हुए हैं। मैं खुद इस वक्त सेनेट में मौजूद हूँ। अच्छा। और यहाँ पे अपोजिशन के जो लोग हैं वो काफी और ख्याल है कि ये जो कामयाबी है वो उनकी कामयाबी होगी। गुज़िश्ता तकरीबन 17 साल से तो मैं पार्लियामेंट कवर भी कर रही हूँ और मुस्तकिल मैं आ भी रही हूँ यहाँ पे। कम से कम मैंने इस तरह के जो अपोजिशन की यकजहती है उसके मनाजिर कम ही देखे हैं। अच्छा। और ये एक बड़ा चेंज है जो कि पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त नजर आ रहा है। ऐसे लगता है कि अब वो एक सफा तैयार हो चुका है जो अब जिसपे अपोजिशन इकट्ठी है, और जो इसके बाद की जो स्ट्रेटजी है जिससे मैं सुबह भी बात कर रही थी वो काफी अहम खबर भी है कि अगर इसके बाद की स्ट्रेटजी पे अमल दरामद होता है जिसके मुताबिक ये तहरीक अदम एतमाद कौमी असेंबली में भी आती है तो फिर तो ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट हो जाएगी और अपोजिशन उसके लिए भी लॉबिंग करेगी, क्योंकि वहाँ पे उनका नंबर अक्सरियत में नहीं है लेकिन एक छोटा नंबर भी नहीं है, तो टफ टाइम जरूर मिल सकता है। लेकिन ये जाहिर है कि ये बात की बात है, इस वक्त की जो कामयाबी है ये एक सिग्निफिकेंट कामयाबी इसको माना जा रहा है, अलामती कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि संजरानी साहब को जो है वो जिस तरह से पिछला इलेक्शन हुआ था और पीपल्स पार्टी ने उनको वोट किया था और जो जोड़ तोड़ हुआ था बाप की जो एक जमात बनाई गई थी, फिर वहाँ पे इल्जामात भी अपोजिशन ने लगाए थे कि इनको किनकी सपोर्ट हासिल है, तो वो ये समझ रहे हैं कि ये एक अलामत बन जाएगा कि अगर वो इनके खिलाफ इकट्ठे होते हैं तो वो एक पैगाम देने की कोशिश करेंगे। तो अब वो पैगाम अपोजिशन आज अगर दे देती है तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान की सियासत के लिए एक बड़ा दिन जरूर होगा, इस एतबार से कि कभी भी सेनेट के अंदर चेयरमैन की बरतरसी की जो मोशन है वो कभी नहीं आई। ये तहरीक आज जो अगर कामयाब होती है तो ये काफी अहम पैगाम होगा। सही। राना साहब, जिस तरीके से आसमा बात कर रही हैं कि अगर आज ओपोजिशन कामयाब हो जाती है तो नए रास्ते खुलेंगे ओपोजिशन के लिए कौमी असेंबली में भी हुकूमत के खिलाफ, आपको क्या लगता है वाकई इस तरीके से होने जा रहा है? इस बात को तकवीयत मिलेगी, ओपोजिशन एक दफा फिर से मुत्तहिद होती नजर आएगी, बल्कि एक दफा फिर से क्या पहली दफा इतनी ज्यादा मुत्तहिद नजर आ रही है? देखिए, मुझे मेरी एक सोर्स ने मुझे बताया कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जब शिबली फराज साहब गए तो उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की। डेफिनेटली शिबली फराज साहब बड़े हैवी हार्ट के साथ गए होंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उन्होंने कहा कि शिबली साहब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आगे आगे देखे क्या होता है। सो मौलाना साहब ने उनको एक बता दिया कि जनाब आगे क्या क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली देखें, हुकूमत को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर संजरानी इज अनएबल टू मेक इट और इनकी नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो जाती है ऑपोजिशन की, तो डेफिनेटली ऑपोजिशन को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसके बाद फिर चल सो चल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वीक पॉइंट इसलिए समझा जाता था चेयरमैन सेनेट को कि यहाँ पे मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी ऑपोजिशन की है। इसके अलावा अगर बात की जाए या इसके अगर आप सपोज अगर आप इशारा कर रहे हैं जनाब नेशनल असेंबली के स्पीकर की तरफ या फॉर दैट मैटर प्रोविंशियल असेंबलीज की तरफ या किसी और तरफ की या हुकूमत गिराने की तरफ अगर आप इशारा कर रहे हैं, वो दैट्स गोइंग टू बी टफ, वो बहुत टफ होगा और वो मेरा नहीं ख्याल इतना आसान होगा जितना आसान चेयरमैन सेनेट को हटाना है ऑपोजिशन के लिए, वो सबसे आसान काम है। लेकिन इसके अलावा अगर हटाने के लिए ऑपोजिशन जाएगी या निकलेगी, चाहे वो नेशनल असेंबली हो चाहे कोई प्रोविंशियल असेंबली हो या फॉर दैट मैटर अगर वो डिसाइड करते हैं जनाब कि हमने हुकूमत को गिरा देना है एंड वी वांट टू कम ऑन द स्ट्रीट्स और हमने प्रेशराइज कर देना है, तो फिर वो टफ टाइम होगा ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि ऑपोजिशन को नंबर्स शो करने पड़ेंगे। यहाँ पे तो उनकी मेजॉरिटी थी, सारी दुनिया को पता है कि जनाब सेनेट में उनकी मेजॉरिटी है, लेकिन वहां पे तो मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है ना। नेशनल असेंबली में तो मेजॉरिटी नहीं है, सो नेशनल असेंबली में अगर मेजॉरिटी नहीं है या फॉर दैट मैटर किसी पंजाब असेंबली में अगर मेजॉरिटी नहीं है अपोजिशन के पास, तो वहां पे टफ टाइम होगा, वो वहां पे नंबर्स का सही पता चलेगा। ये तो बिल्कुल ऐसे था जैसे सारी दुनिया को पता है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं थी ना। लेकिन इफ संजरानी मेक्स इट टुडे, अगर संजरानी सर्वाइव कर जाते हैं आज, तो ऑपोजिशन का ग्राफ जो है वो तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ऑपोजिशन के अंदर कॉन्फिडेंस भी शटर हो जाएगा उसका। सो एक यानी कि आने वाले वक्तों में आया ऑपोजिशन का जो है वो अपर हैंड होगा या हुकूमत का अपर हैंड होगा, ये फैसला आज होगा जब फैसला सामने ये आएगा कि चेयरमैन सेनेट अपने ओहदे से हटते हैं या नहीं हटते हैं। आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहिए
اور چونکہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جب لوگ ووٹ اپنے کاسٹ کر رہے ہیں, تمام سینیٹرز باری باری آ رہے ہیں, ان کو ان کے نام سے کال کیا جا رہا ہے اور پھر وہ آتے ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. سیکرٹ بیلٹنگ ہو رہی ہے اور یقینی بات ہے جس طریقے سے آسما شیرازی چونکہ وہ اس وقت وہاں پر دیکھ رہی ہیں, موجود ہیں, اور وہ بتا رہی ہیں کہ پہلی دفعہ وہ دیکھ رہی ہیں اپنی صحافتی زندگی میں کہ اپوزیشن اتنی متحد دکھائی دے رہی ہے. لیکن دوسری جانب رانا مبشر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگتا یہ ہے کہ آج شاید کچھ الگ ہوگا. اندرون خانہ کیا سلسلہ ہے یہ تو رزلٹ سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا. ابھی تو یہی ہے کہ بیلٹنگ کا سلسلہ جاری ہے, پہلے چیئرمین سینٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے, دونوں ابھی بیلٹنگ ہونی ہے اور دونوں سیکرٹ بیلٹنگ ہے. اس کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹ میں تمام لوگ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. جس طریقے سے پریزائڈنگ آفیسر کی جو ذمہ داری ہے وہ بیرسٹر سیف ادا کر رہے ہیں اور بیرسٹر سیف ہی آج کے اجلاس کی صدارت بھی کر رہے ہیں. اس وقت سیکرٹ بیلٹنگ کا سلسلہ جاری ہے, تمام سینیٹرز باری باری آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. تمام صورتحال جو تھی وہ پہلے ہی بتا دی گئی تھی بیرسٹر سیف کی جانب سے کہ کس طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. ناظرین, یہ سلسلہ جاری ہے, ابھی وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا, آپ کو لیے چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب.